हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। और ऐसा बोलते बोलते मुझे आज फाइनली एंड वाला डे हो गया है बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर एंटायर बुक ऑफ क्लास 11th। तो हेलो, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी बोलने का मे भी आज शायद लास्ट डे है बिकॉज अब इसके बाद जो भी पढ़ाई होगी वो एक्स्ट्रा होगी, मिसलेनियस होगी। बट एज अ कोर्स, एज योर सिलेबस, यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद में आपका सिलेबस ऑफिशियली हो जाएगा ओवर। और अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू मी, क्योंकि हमने एक बहुत ही लंबी जर्नी को कवर कर लिया है और बहुत ही सक्सेसफुली, मुझे जहाँ तक लगता है। और आपको कैसा लगता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि इतनी लंबी जर्नी आपकी कैसी रही। एक बहुत ही इमोशनल नोट मैं देना चाहूँगी, बट अभी नहीं तो मैं सारा आपका इस लेक्चर का टाइम खा जाऊँगी। मैं आपको इमोशनल नोट ज़रूर शेयर करूँगी इन अ सेपरेट वीडियो। एक वीडियो आएगी अलग से जिसमें अंजलि मैम इमोशनल होकर अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगी कि कैसी रही जर्नी क्लास 11th के सिलेबस को ख़त्म करने की, और आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला वो उसको देख के मुझे कैसा फील हुआ। तो मैं उसको और इमोशनल कर पाऊँ इसलिए मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा और अच्छा दीजिए। और उसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर 19 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड टुडे वी विल गोना स्टडी द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड MOA ऑफ हार्मोन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, साथ ही साथ में हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ये दो टॉपिक हमको आज कवर करने हैं। तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं द टाइप्स ऑफ हार्मोन। सो हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। Number 1, the peptide, पॉलीपेप्टाइड और द प्रोटीन हार्मोन्स। तो भाई ऐसे कोई भी हार्मोन जिनका नेचर प्रोटीनेशियस है। अब मुझे आपको प्रोटीन क्या होता है ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो हमने अगर आप देखोगे तो प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। उनका केमिकल नेचर क्या है? सो इन फर्स्ट कैटेगरी ऑल द पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड द प्रोटीन हार्मोन्स, ये सारे हो जाते हैं द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। एंड द एग्जांपल्स ऑफ सच हार्मोन्स आर इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड hypothalamic hormone. So all the pituitary hormone, all the hypothalamic hormone and insulin and glucagon, these are peptide, polypeptide or proteinaceous hormone. These are proteinaceous hormone. Okay, पहला clear हो गया. Now let's see the second one. सेकेंड वन देख लो, दूसरा होता है स्टेरॉइड्स। दूसरे कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉइड्स। सो दीज आर द हार्मोन व्हिच आर स्टेरॉइड बाय नेचर एंड इट इंक्लूड कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडायल एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बेसिकली जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं हमारे स्टेरॉइड। साथ ही साथ में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, जैसे कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट इज ऑल्सो अ स्टेरॉइड हार्मोन। तो सेकेंड नेचर इज द स्टेरॉइड। Third, we have iodothyronines. So all those hormones which have iodine and thyrronine type of a nature. It is a precursor of iodine or thyrronine type of a nature. So this include the thyroid hormones T3, T4, triiodothyronine and tetraiodothyronine. So third category is the iodothyronine. And the fourth category of types of hormone is the amino acid derivatives. Amino acid derivatives, तो amino acid से बने हैं, amino acid से अगर बने हैं hormones तो इनको हम बोलते हैं amino acid derivatives and it include adrenaline and noradrenaline. तो what is important to learn कि hormones को कितनी categories में classify किया है? तो 4 category, proteinaceous, steroid, आइडोथायरोनिन्स एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। मतलब ये अमाइनो एसिड से बने हैं, ये नहीं कि अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड से फॉर्म हुए हैं। अब आपको एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जैसे अगर हम प्रोटीन हार्मोन्स की बात करते हैं तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, ऑल दीज आर प्रोटीन।
देन हम बात करते हैं स्टेरॉइड की, तो इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल। आइडोथायरॉइड में इट इंक्लूड ऑल द थायराइड हार्मोन। एंड लास्टली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इट इंक्लूड द टू हार्मोन, द एड्रेनालिन एंड द नॉरएड्रेनालिन। ओके एवरीवन, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स। इसको लास्ट में क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? इसको लास्ट में पढ़ाने का रीजन ये है क्योंकि आप ये सारे हार्मोन से इंट्रोड्यूस हो। अभी मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कॉर्टिसोल क्या है या फिर एड्रेनालिन क्या है, नॉन एड्रेनालिन क्या है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस विथ ऑल दीज हार्मोन्स। इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन लास्ट में दिया गया ताकि अब आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि कौन सा हार्मोन किस कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स में आएगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में आएगा। ओके ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। और अब हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं MOA, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो भाई जो हार्मोन्स हैं दे आर प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू। अच्छा पहली बात तो हार्मोन होता क्या है, आ जाओ फर्स्ट क्लास पे आओ जल्दी से। हाँ जी, क्या थी हार्मोन की डेफिनेशन? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। क्या क्या था हार्मोन्स की डेफिनेशन में? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, intercellular messengers and are produced in trace amount, produced in trace amount, है ना। हमने ये पढ़ी थी एक हार्मोन की डेफिनेशन, मतलब हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, दो सेल के बीच में मैसेंजर की तरह काम करता है, और क्या होता है भाई, और ये ट्रेस अमाउंट, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन, एक मेरी कोई भी बॉडी की ग्लैंड है, सपोज आप ले लो एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड ने एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है ना, हमारी एड्रीनल ग्लैंड ने एल्डोस्टेरॉन रिलीज कर दिया। अब यार एड्रीनल ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं थी, तभी तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरॉन निकला हमारे कहाँ पे है, किडनी के ऊपर वाले सरफेस पे। काम इसको जाके कहाँ पे करना है, काम इसको जाके किडनी के अंदर नेफ्रॉन पे करना है, डीसीटी से जाके एल्डोस्टेरॉन को पानी एब्जॉर्ब करना है। तो अब ये एड्रीनल मेड्यूला से निकलकर नेफ्रॉन तक जाएगा कैसे? जो इसका निकलने वाला ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड, जहां से ये निकला वो थी एड्रीनल ग्लैंड। और इस हार्मोन को जाके काम कहाँ करना है, इसका टारगेट टिश्यू क्या है? डीसीटी इज द टारगेट टिश्यू, जहां पर हार्मोन को जाके काम करना होता है उसको हम बोलते हैं द टारगेट टिश्यू। तो हम अभी बात करना है एल्डोस्टेरॉन की, तो एल्डोस्टेरॉन का जो टारगेट टिश्यू है वो है हमारा डीसीटी, है कि नहीं डीसीटी? हाँ भैया है डीसीटी। तो अब सवाल ये उठा कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलकर डीसीटी तक कैसे जाएगा? तो बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने आंसर दे दिया कि ब्लड के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू। एड्रीनल ग्लैंड से निकला, ब्लड में गया, और ब्लड तो सब जगह जा रहा है बॉडी में, तो बस ब्लड के साथ वो डीसीटी तक भी पहुंच गया। तो सबसे पहली चीज जो आपने सीखी, हार्मोन हमेशा कहाँ पे जाके काम करते हैं? हार्मोन्स ऑलवेज एक्ट ऑन देयर टारगेट टिश्यू। इधर उधर नहीं कि मैं तो यहाँ से निकला हूँ तो मैं यही काम कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होता। हार्मोन कहीं भी प्रोड्यूस हो, उसका जो टारगेट टिश्यू है, हार्मोन विल डेफिनेटली एक्ट ऑन दैट टिश्यू। जैसे हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलता है और काम यहाँ थायराइड ग्लैंड पे आके करता है ना। तो अब वो जिद पे तो नहीं अड़ गया ना टीएसएच कि नहीं 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 मैं तो पिट्यूटरी से निकला हूँ तो मैं पिट्यूटरी पे ही काम करूंगा, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड पे आके काम करता है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड इज द टारगेट टिश्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन। अब क्या ये जो हमारा एंड्रोस्टेरोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच था, उसकी आंखें हैं? उसकी आंखें हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं उसकी आंखें हैं? क्योंकि ब्लड के साथ में तैर तैर के डीसीटी पर आ गया है। उसको कैसे पता चला? एल्डोस्टेरॉन को कैसे पता चला कि हाँ 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 मैं ब्लड के साथ साथ तैर तैर के हाँ हाँ यही डीसीटी है, मुझे यहीं पे काम करना है? एल्डोस्टेरॉन को कैसे पता चला? बताओ, एल्डोस्टेरॉन की आंखें हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं मैम, कोई से भी हार्मोन की आंखें नहीं होती, एल्डोस्टेरॉन की तो क्या कोई से भी हार्मोन की आंखें नहीं होती। तो फिर सही बात है, हार्मोन ब्लड में तो आ जाता है, लेकिन फिर उसे पता कैसे चलता है कि अरे हाँ यही मेरा टारगेट टिश्यू है, मुझे इसी पर आके काम करना है? तो भाई बहुत आसान, बहुत आसान, क्योंकि डीसीटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। डीसीटी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? डीसीटी पर प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर्स
जो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ एल्डोस्टेरॉन के लिए है। तो एल्डोस्टेरॉन डीसीटी को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन वो अपने रिसेप्टर को तो पहचान जाएगा ना। तुम कहीं से आए हो, एयरपोर्ट पे बाहर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको लेने के लिए, तुमको पिकअप करने के लिए आए हुए हैं, तो तुम भले ही भीड़ में किसी को भी नहीं पहचान रहे, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को तो पहचान जाओगे ना, तो तुम भागते हुए उनके पास पहुंच जाओगे। बस वही चक्कर है यहाँ पे। जो भी टारगेट टिश्यू होता है, टारगेट टिश्यू पर उस पर्टिकुलर हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द हार्मोन आइडेंटिफाई टू दैट रिसेप्टर। उसने आइडेंटिफाई करा, एल्डोस्टेरोन ने बोला आहा मेरा रिसेप्टर, एल्डोस्टेरोन आके इस रिसेप्टर से फटाफट बाइंड हो जाएगा और फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, समझ आई पूरी कहानी यहाँ तक कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमने सबसे पहले ये सीखा कि हार्मोन काम करते हैं अपने टारगेट टिश्यू पर। टारगेट टिश्यू पर क्या प्रेजेंट होते हैं? टारगेट टिश्यू पर प्रेजेंट होते हैं हार्मोन रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं? हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करता है, एंड अपने रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करके द हार्मोन बाइंड्स टू दैट रिसेप्टर। हार्मोन उस रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है एंड दे फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हार्मोन और रिसेप्टर जुड़ के क्या बना लेते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ आ गई कहानी? तो भाई कैसे पहचाना? आंखें नहीं है हार्मोन की, लेकिन हार्मोन अपने रिसेप्टर को पहचानना जानता है। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी? चलो, तो अब it leads to biochemical changes in the target tissue and thereby regulate metabolism and the physiological function। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, मतलब जैसे ही हार्मोन आके अपने रिसेप्टर से जुड़ा, जैसे ही आप अपने मम्मी पापा से मिले तो मम्मी पापा इमोशनल हो जाते हैं ना, अरे हाँ मेरा बेटा इतने दिन बाद आया, मेरी बेटी इतने दिन बाद आई, तो उनमें कुछ चेंजेस होते हैं ना। फिर घर जाओगे तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, बेटा क्या खाएगा, कुछ काम नहीं करवाएंगे, बढ़िया स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी तरीके का कुछ बायोकेमिकल चेंज हमारे टारगेट टिश्यू में भी होता है। टारगेट टिश्यू जो है, जिससे जाके रिसेप्टर में जाके हार्मोन बाइंड हुआ है, उस टारगेट टिश्यू में भी कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, एंड देयरबाय रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और फाइनली हार्मोन का एक्शन निकल कर आता है। ठीक है, अब एक और चीज, हमने जो रिसेप्टर्स पढ़े, द रिसेप्टर्स दैट वी हैव टॉक अबाउट, जिसको हमारा हार्मोन आइडेंटिफाई करता है। अब जरूरी है क्या कि हर सेल में ये रिसेप्टर यहाँ बाहर ही प्रेजेंट हो? ये रिसेप्टर यहीं प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर है यहीं बाहर ही सेल वॉल पर ही प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि रिसेप्टर जो है वो अंदर न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ हो, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हो। तो मतलब रिसेप्टर कैन बी ऑफ टू टाइप। नंबर वन, वी हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मतलब ये कौन से वाले रिसेप्टर्स हैं? द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर इज द इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। मतलब ये वाले कौन से रिसेप्टर्स हैं? दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट आइदर इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस। इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर हैं, तो ये कहाँ हो सकते हैं? या तो ये साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, और या तो फिर ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अब सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, तो ये साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। और दूसरे कौन से हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ठीक है, समझ आई बात? अब हमें इन दोनों रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, तो उस पर कौन से प्रोटीन्स, कौन से हार्मोन्स जाके काम करते हैं? सम हार्मोन्स लाइक द प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन कौन से होते हैं? अभी पढ़ा है, जल्दी से रिवाइज करो। द ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड पिट्यूटरी हार्मोन एंड द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये जो चारों हार्मोन्स होते हैं, ये होते हैं कौन से? हमारे प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं। तो दीज हार्मोन एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। जो भी प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, जो भी प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं वो कौन से रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं? जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो जाएंगे और अपने हार्मोन से बाइंड करेंगे, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। सो दीज प्रोटीन हार्मोन इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। सेल के अंदर नहीं जा रहे हैं,
उनके जो भी रिसेप्टर हैं, उनके जो भी जान पहचान के परिचित लोग हैं, वो यहाँ बिल्कुल दरवाजे पे ही, गेट पे ही, मेम्ब्रेन पे ही बैठे हुए हैं। तो ये पर्पल कलर का जो है वो हार्मोन है, वो हार्मोन आएगा और ये जो उनका परिचित है, जो उनका रिसेप्टर है, उनके लिए कुर्सी लगा के रखी है, तो हार्मोन आके अपने रिसेप्टर से आके अटैच हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इट विल फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो कभी भी जब हार्मोन और रिसेप्टर जुड़ते हैं तो क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे ये जुड़ गया। अब जो एक्शन होना है वो तो सेल के अंदर होना है, तो यहाँ पे तुम जुड़ के अंदर एक्शन कैसे कराओगे? तो ये तो वही वाली काम हो गई कि मामा जी आए गांव से और मामा जी आके बाहर कुर्सी पे बैठ गए। अब उनको घर के अंदर कुछ काम करवाना था, अब वो खुद तो काम करने गए नहीं, उन्होंने छोटू को आवाज दी, अरे बेटा छोटू इधर आओ, जरा एक गिलास पानी ले आओ। तो छोटू कौन हो गया बीच में? नहीं, छोटू से पानी नहीं मंगाया, छोटू से बोला अरे छोटू जाके मम्मी से बोल आओ कि रात को दाल बाफले बना लें बढ़िया से। अब मामा जी खुद बोलने नहीं गए, बल्कि उन्होंने रास्ते में छोटू को यूज करा, छोटू को उन्होंने मैसेंजर बना दिया। इसी तरीके से जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर खुद अंदर तो नहीं गए, मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे एक्ट करने वाला हार्मोन था उसको खुद तो अंदर जाने का चांस नहीं मिला, तो उसने क्या करा? ऐसे वाले हार्मोन्स क्या कर रहे हैं जिनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं? ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं अ सेकेंडरी मैसेंजर। they produces a secondary messenger। एक सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है फिर ये एक्चुअल बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस सेल के अंदर करवाता है। समझ आया? एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ। उसके पहले सेकेंडरी मैसेंजर्स के नाम याद रखो, साइक्लिक एएमपी, IP3 एंड कैल्शियम। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से होते हैं? साइक्लिक एएमपी, IP एंड कैल्शियम। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कैसे मैकेनिज्म होता है। उससे पहले ये देखो, इट इज इन टर्न रेगुलेट द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड कॉज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। किसके बारे में ये बात लिखी हुई है? इट इज अबाउट द सेकेंडरी मैसेंजर्स। जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं वो ये एक्टिविटी करवाएंगे। अब पूरा मैकेनिज्म एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? जैसे हार्मोन, FSH क्यों लिखा है? क्योंकि इट इज अ पिट्यूटरी हार्मोन, प्रोटीन है, प्रोटीन। तो जो भी प्रोटीन वाले नेचर के हार्मोन हैं उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? मेम्ब्रेन पे। तो दे गो एंड बाइंड टू देयर रिसेप्टर। कैसे रिसेप्टर है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। अब जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड हुए तो क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने फर्स्ट रिस्पॉन्स क्रिएट किया। जिन्होंने जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट किया, इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। देन द फर्स्ट रिस्पॉन्स के कारण सेकेंड मैसेंजर क्रिएट हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट हुआ, विच कुड बी साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम। याद रखना है आपको, द सेकेंडरी मैसेंजर इट इज क्रिएटेड इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर क्रिएट हुआ है। Now this secondary messenger, cyclic AMP or calcium or IP3, they produce biochemical responses and ultimately the cell show physiological response। सेल में क्या होगा? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। तो जैसे यहाँ FSH आया है तो FSH अल्टीमेटली क्या करवाएगा? ओवेरियन ग्रोथ, ओवरीज जो है वो ग्रो करेगी। समझ आया? तो हार्मोन का एक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है आपको क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज जो इसमें याद रखना है, जो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होते हैं, द साइक्लिक एएमपी और द कैल्शियम, दे आर प्रोड्यूस इन द सेल। सबसे पहले हार्मोन आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने रिस्पॉन्स 1 प्रोड्यूस किया, रिस्पॉन्स 1 प्रोड्यूस हुआ तो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ। छोटू को बुलाया, छोटू को अपना मैसेज दिया, है ना, मतलब छोटू ने फिर जाके छोटू ने असली काम करा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आया और जिसके कारण फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिला। So this is everything about the membrane bound receptors. Now secondly see the intracellular receptor। तो भाई intracellular receptor कौन से हैं? Obvious सी बात है, जो membrane पे present नहीं है, किस पे present है? सेल के अंदर present है। अब सेल के अंदर present है मतलब कि जो भी हार्मोन आ रहा है उसको सेल में अंदर घुसना पड़ेगा। अभी प्रोटीन हार्मोन जो थे जिनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड थे उनके साथ ऐसा कुछ लफड़ा नहीं था। वो आए, उनको बाहरी कुर्सी लगी मिल गई तो वो बाहर ही बैठ गए थे। लेकिन अब ये क्या है ना, ये थोड़े अच्छे वाले आपके फ्रेंड्स हैं, कजन हैं, तो ये बिल्कुल भागते हुए आपके घर के अंदर आके कुर्सी पे बैठने वाले हैं। ओके, सो कौन होते हैं कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके रिसेप्टर्स इंट्रासेल्यूलर होते हैं? सो दीज आर मेनली स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड आइडोथायरोनिन्स। ठीक है, सो सम हार्मोन्स इंटरैक्ट विद इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर।
तो जो स्टेरॉइड हार्मोन आपने पढ़े थे, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस, और जो आपने आइडोथायरोनिन्स पढ़े थे, इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म। दोनों ही किस में आएंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में, बिकॉज सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में दो रिसेप्टर्स होते हैं, आइदर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर। न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करें तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होता है ना, उस पे जाके काम करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, और जो आइडोथायरोनिन्स होते हैं T3 T4 दे एक्ट ऑन साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। अच्छा, यहाँ से एक और चीज समझ आई होगी क्या, कि भाई प्रोटीन हार्मोन लिपिड में सॉल्युएबल नहीं है, इसलिए लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं आ पाते। स्टेरॉइड्स और आइडोथायरोनॉन्स की बात करें तो लिपिड में सॉल्युएबल है, इसलिए लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, कैसे काम करते हैं। दे मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन ऑन क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो यहाँ पर जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब की बार ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके जीन के साथ में खिलवाड़ करेगा। अब बाहर से काम नहीं कर रहे हैं, सीधे अंदर आके काम किया जा रहा है। जो भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर का हार्मोन है और ये थ्रेड शेप का उसका रिसेप्टर है, ये जो भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये सीधे जाके हमारे डीएनए पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? हमारे डीएनए पे। और जो भी डीएनए में कम ज्यादा ऊपर नीचे कराना है वो करवाएगा। अब जब डीएनए में जो चेंज हुए, जीनोम में जो चेंज हुए, उससे एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, एमआरएनए से प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, एंड दैट प्रोटीन्स विल बी अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ द हार्मोन। जो हार्मोन ने एक्शन किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई? हार्मोन, जैसे कि ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। बाइंड टू रिसेप्टर, रिसेप्टर से आके बाइंड हुआ। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था? रिसेप्टर प्रेजेंट था न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट था। ओके, अब क्या हुआ? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके छेड़छाड़ करेगा किसके साथ में? डीएनए और जीनोम के साथ में। किसके साथ में छेड़छाड़ करेगा? डीएनए। आप डीएनए बोलो या फिर आप अच्छा वर्ड याद रखो, दैट इज जीनोम। अब जैसे ही जीनोम में डिस्टर्बेंसेस होंगे तो अब हमेशा डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो इधर पे जो भी चेंजेस आए जीनोम में, उससे जो भी स्टिमुलेशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग दैट स्पेसिफिक एमआरएनए विल बी प्रोड्यूस। डीएनए से क्या प्रोड्यूस होगा? एमआरएनए विल बी प्रोड्यूस, एंड फ्रॉम एमआरएनए देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, and that protein will do the physiological response, will show the physiological response। और ईस्ट्रोजन है तो क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए? लाइक द टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ईस्ट्रोजन का काम क्या था? फॉलिकल का डेवलपमेंट कराना, है ना, टिश्यू ग्रोथ डेवलपमेंट कराना। तो वो जो फंक्शन है वो इस तरीके से अचीव होगा। ईस्ट्रोजन आएगा, अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड होगा, डीएनए में चेंजेस करेगा, डीएनए से चेंजेस होकर एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, एमआरएनए से प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, दैट प्रोटीन्स विल प्रोड्यूस द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ एक्टिविटीज। Okay, my dear students, okay, so this is everything about the classification and mechanism of action of hormones। okay, तो होप सो आपको समझ में आया ही आया होगा। और भाई हार्टली थैंक यू, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया और फाइनली सिलेबस भी खत्म हो गया। ये ओके, तो मुझे इतनी खुशी इसलिए हो रही है बिकॉज 11th क्लास का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आपको रोना आ जाता है पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में रोना नहीं आता ना। अब मैं आपके लिए जो लेकर आऊंगी वो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एनिमेटेड सीरीज। तो अभी पहला काम ये करो कि जितना भी इतना बड़ा सिलेबस है उसको जल्दी जल्दी सारे वीडियोस देख के उस सारे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करो। जो भी डाउट्स आए फटाफट से अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछते जाओ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हुई हूँ आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और तब भी कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो फिर हम आगे उस चीज़ से भी निपट लेंगे। तो अभी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। बाकी देखते रहो मुझे। टाटा, बाय बाय।